हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आज का जो सेशन है वो आपका मैराथन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो अब हम आ चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मैराथन पे। एंड बेसिकली आज का जो टॉपिक मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ वो रिसर्च एप्टीट्यूड का सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आप सभी के साथ में रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इस मैराथन में हम शॉर्ट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, कंसाइज नोट्स को पढ़ने वाले, क्रिस्प नोट को हम पढ़ने वाले हैं। एंड जो टॉपिक्स है वो सारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है जो आने ही आने हैं, ठीक है। सो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगेन यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो यहाँ पर एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 60+ आवर्स का क्लासेस आपको मिल जाएगा, 10+ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपको एक ही सेशन में, मतलब एक ही कोर्स में सब कुछ सारे सेशन मिल जाएंगे फॉर पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 की चिंता आपको नहीं करनी है, वो आपको सभी कराया जा रहा है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, 20 दिन है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें कि आप कभी सभी कवर चीजें कर सकते हैं। यस, और अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहें तो आप हमारे एच एन अध्ययन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यहाँ पर विजिबल है आप सभी को। एंड साथ ही साथ आप जब पेमेंट करेंगे तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाए, दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है, जिससे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शोध के ऊपर बात करते हैं। शोध क्या होता है, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च मतलब कुछ भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंडिंग समथिंग, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी नॉलेज हो सकता है, कुछ भी चीज, ठीक है। और हम इस पे भी ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग डेटा पे भी रिसर्च करते हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास मौजूद डेटा है उसके सहायता से हम उस पे रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार रिसर्च की दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो यस, कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिसर्च करने के बाद दूसरी बार उसी सेम टॉपिक पे रिसर्च हो सकता है अगले रिसर्चर के द्वारा, दूसरे रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटा, जो हमारा पहले का डेटा होता है, जो मौजूदा डेटा होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सारी मुश्किल सवालों को उठाने में मदद मिलती है, राइट। और सफल जो प्रबंधन होते हैं उनको ये महत्वपूर्ण होता है कि वो उस मुद्दे पर खोज कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च मतलब कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हो, फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग एनी ऑफ द सोल्यूशन, एनी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली नॉलेज को फाइंड आउट करना, कुछ भी चीज को फाइंड आउट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना इज नोन एज रिसर्च। शोध के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं? सो बेसिकली अगर मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो रिसर्च एक फेमिलराइज करता है किसके साथ में, जो भी नेचर के हैपनिंग्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी आप रिसर्च करोगे, सपोज करो आपने कोई टॉपिक ले लिया है, ठीक है, चलो नेचर ले लिया आपने। अब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे ना आप क्या करने वाले हो, आप उससे फेमिलियर होगे, उससे एक साथ मिलोगे, ठीक है। उसकी घटनाओं के बारे में उससे परिचित होगे बेसिकली, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो, एनवायरमेंट डेवलपमेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो एनवायरमेंट की सारी चीजों पे आप फेमिलियर होगे, उससे परिचित होगे, तभी आप रिसर्च कर पाओगे, तभी आप उसमें कुछ ना कुछ गेन कर पाओगे, ठीक है। अचीव न्यू नॉलेज और द इंसाइट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिसर्च से आप नई नॉलेज को, नए दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हो। रिसर्च का मतलब होता है कुछ भी डिस्क्राइब करना या फिर अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को भी डेवलप करना, कोई भी जो ऐसी अस्पष्टीकृत जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करना भी आपका रिसर्च में आ जाता है। टेस्ट करता है फैक्ट्स को, रिसर्च क्या करता है, महत्वपूर्ण तत्वों को सत्यापित और परीक्षण करता है। सो उसका टेस्टिंग अच्छे से होता है, फैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो रिसर्च से आपका टूल्स टेक्निक्स को सिंप्लीफाई किया जाता है, सरल किया जाता है, ठीक है, इजी किया जाता है, ताकि आप इजीली उसके उपकरणों को यूज कर पाए, ताकि आप उनके तकनीकियों को विकसित कर पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च, रीजनिंग में, रिसर्चेज में बेसिकली। तो ये आगमतम आगमनात्मक और निगमनात्मक हो जाता है। तो आगमनात्मक मतलब वो क्या होता है, जब आप आईपीजी होता है ना, डीजीपी एंड आईपीजी, ठीक है। तो आईपीजी मतलब यहाँ पे आई से आप पर्टिकुलर से कहाँ पे जा रहे हो, जनरलाइजेशन पे जा रहे हो, ठीक है।
पर्टिकुलर से आप जनरलाइजेशन पे जा रहे हो। सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव रिसर्चेज वो रिसर्च होती हैं जहां पर आपके पास थ्योरी नहीं है। थ्योरी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और वो थ्योरी कैसे आप बना सकते हो? थ्योरी आप नए नए ऑब्जर्वेशंस के साथ में, एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, तभी तो जाके थ्योरी बनेगी। तभी तो एक जाके थ्योरी बनेगी। सपोज करो आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो या कोई भी आप थ्योरी क्रिएट कर रहे हो, तो पहले उसमें एक्सपेरिमेंट्स, पैटर्न्स, हाइपोथेसिस, तब जाके बनेगी। ठीक है, तभी जाके बनेगी। वो होता है आगमनात्मक, और निगमनात्मक मतलब होता है डिडक्टिव, दैट इज जहां पर आप क्या कर रहे हो, थ्योरी आपके पास है, आप उसे जनरलाइज कर रहे हो, उसे कंफर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, तो थ्योरी है आपके पास, आपने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस टेस्ट किया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड देन कंफर्म, उल्टा हो जाएगा ना पूरा। आप कंफर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, जो हमने थ्योरी बनाई क्या वो सही है या नहीं है, उसके बेसिस पे आप जनरलाइजेशन करते हो, तो वो हो जाता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्चेस। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो जाता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे ना, जैसे सपोज सर को क्यों आपने टॉपिक लिया है, तो आइडेंटिफाई करोगे आप प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू वो होता है जो ऑलरेडी रिसर्चर्स ने उसी सेम टॉपिक पे रिसर्च तो की होगी, डेफिनेटली की होगी। तो आप क्या करते हो, उस टॉपिक की बजाय कोई और टॉपिक लेने की प्रयास करते हो और उस पर रिसर्च करते हो। ठीक है, तो एक्सटेंसिवली आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, प्रीवियस एग्जिस्टिंग डेटा को या एग्जिस्टिंग रिसर्चेस को देखते हो। उसके बाद आप परिकल्पना करते हो। ठीक है, परिकल्पना में मतलब दो टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव, तो उनको आप बनाते हो। ठीक है, उसके बाद आपने रिसर्च डिजाइन बनाया है। ठीक है, शोध डिजाइन को आप प्रैक्टिकली तैयार करते हो। देन आप क्या कर रहे हो, आप सैम्पलिंग कर रहे हो, नमूना लेते हो, सैंपल साइज ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, डेटा को इकट्ठा कर लिया, डेटा को कलेक्शन कर लिया, संग्रह कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसी डेटा को एनालाइज किया, विश्लेषण भी करना जरूरी है। जो हमने डेटा कलेक्ट किया, क्या वो सही डेटा है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब आपने ये देखा कि जो आपने हाइपोथेसिस चुना था, जो आपने परिकल्पना चुनी थी, क्या वो सही थी या नहीं थी। ठीक है, उसके बेसिस पे आप देखते हो। उसके बाद जर्नलाइजेशन आप करते हो, सामान्यीकरण कर रहे हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो रिपोर्ट बनाने के, रिपोर्ट लास्ट में तैयार कर देते हो। तो ये जो 10 स्टेप्स हैं आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रिसर्चेस की स्टेप्स की। सो यहाँ पे हमने स्टेप समझ लिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन के आधार पर वर्गीकरण करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है शुद्ध, बेसिक और फंडामेंटल, मतलब जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, बुनियादी और मौलिक अनुसंधान। ठीक है, मौलिक अनुसंधान, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो जरूर आप सभी टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर ले, मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले एचएन अध्ययन के अंदर, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो हम कहा थे प्योर, बेसिक एंड फंडामेंटल। देखो मैं बहुत ही लॉजिकल चीजों को आप समझाने वाली हूँ, मैं रटाने वाली चीजों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती। आपको ये समझना है रिसर्च प्योर, बेसिक और फंडामेंटल होती क्या है। भाई प्योर, बेसिक और फंडामेंटल वो रिसर्च है जो पहली बार की जा रही है, जो पहली बार की जा रही है, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने लॉ बनाया, उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी, उसमें हुआ। जीन पिगन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, उस पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो भाई कोई भी रिसर्च आएगी तो उससे पहले आपका क्या होगा, उससे पहले आप ऑब्जर्वेशंस करोगे, उससे पहले आप आपका इंटरव्यू सेशंस होगा, बेसिकली सब कुछ देखोगे, तभी जाके रिसर्च होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा शुद्ध और बुनियादी मौलिक अनुसंधान, जो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो पहली बार। ठीक है, फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में आप उसको प्रैक्टिकली यूज
नहीं करते हो, बेसिकली ये कहा जा रहा है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अनुप्रयोगिक, अनुप्रयोगिक और निर्णयक, डिसीजनल रिसर्च दोनों एक ही है। तो ये वो रिसर्च है जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च भी, फंडामेंटल में जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं उसी रिसर्च को। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया, अब ये तो नहीं है जब भी हम न्यूटन के लॉ को यूज करेंगे तो वही हम उसमें चेंज करेंगे, नहीं, सेम ही लॉ को यूज करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ वी आर यूजिंग दिस, ऐसे करते हो ना, आप लिखोगे ना प्रॉपरली, तो अब क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो, तो जो पहले की रिसर्च है, जो प्योर रिसर्च है, उसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो अप्लाइड रिसर्च और डिसीजनल रिसर्च कहलाई जाती है, ठीक है, राइट। प्योर रिसर्च जो होती है वो इंडक्टिव है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वालिटेटिव है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई नंबर नहीं है। कोई भी रिसर्च है तो प्रॉपरली आपको क्वालिटेटिव होगी। अप्लाइड कर रहे हो, अप्लाइड रिसर्च क्या है आपकी? जब आप अप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स कि आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, राइट। तो ये आपकी क्या हो जाती है? ये हो जाती है आपकी डिडक्टिव रिसर्च, क्योंकि आपके पास थ्योरी है, अब आप उसे जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है, अब आप उसे जनरलाइज कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा डिडक्टिव, ठीक है। और निगमनतम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण अगर मैं करूं करूं तो वर्णनात्मक अनुसंधान आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब प्रॉपरली जब उसे प्रॉपर डिस्क्राइब किया जा रहा है, कौन वो रिसर्च करेगा, कहाँ पे वो होगी, कब वो होगी, कैसे वो होगी, ठीक है। तो ये हर चीज का जो पर्टिकुलरली आंसर किया जाता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जहां पे उसको एक्सप्लेनेशन मिले, पूरी सिचुएशन, पूरा प्रॉब्लम, ठीक है, सबको, उसको हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो है जिसमें स्थिति, समस्या, घटना, सेवा या कार्यक्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया जाए, जानकारी प्रदान करने का किया जाए। वो समस्या किससे रिलेटेड है, कौन है वो, क्या है, कब है, कहाँ है और कैसे जुड़ा हुआ है, इन सवालों का जवाब भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसीलिए आपकी डिडक्टिव रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, तो डेटा यहाँ पर न्यूमेरिकली है, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल मतलब होता है सहसंबंधन, ठीक है, सहसंबंध परक अनुसंधान, जहां पर दो या दो से अधिक वेरिएबल्स आए, ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक वेरिएबल्स आए, जिसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है, वो होता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसके बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल भाई एक के साथ में दूसरे का रिलेशन है, ठीक है, सह संबंध पर अनुसंधान, और ये भी आपकी डिडक्टिव होगी क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका क्वालिटेटिव होगा, ठीक। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक, ठीक है, एक्सप्लेन करना, जहां पर आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप पर्पस से एक्सप्लेन कर रहे हो, इलैबोरेट कर रहे हो उसको, एक्सटेंड कर रहे हो, थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो, पूरी तरीके से जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, वो हो जाता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी डिडक्टिव रिसर्च, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, सिद्धांतों का निर्माण करे, उसको विस्तार पूर्वक और उसका परीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक्सप्लेनेटरी में। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषणात्मक, ठीक है, अनुसंधान, जहां पे आप क्या करते हो? जहां पे आप एक्सप्लोर करें, फॉर एग्जाम्पल कि भाई जब जहाँ कहीं पे आप जा रहे हो तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो ना कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ का घूमना है, क्या खाना है, कैसे कल्चर होना चाहिए, सारी चीजें, वो क्या हो जाता है? वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाता है, राइट, वो हो जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है।
तो ये हो जाता है आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, जहां पर हेर फेर किया जा सकता है उन चरों का, पहला पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक, प्रायोगिक रिसर्च, ठीक है। प्रायोगिक रिसर्च जो होता है वो आपका अनुसंधान रिसर्च हो जाता है, मतलब वो एक ऐसी रिसर्च जहां पर आप क्या करें, प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाएगा। ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब जहाँ पे आप देख रहे हो, एक है आपका इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जहां पर किया जा रहा है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। कौन सा रिसर्च हो जाएगा, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को देख रहे हो, ठीक है। ठीक, जी हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, एक्सपेरिमेंटल हो गया। यस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हम एक्सपोज फैक्टो भी कहते हैं, पूर्व पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं, तो या तो अर्ध प्रयोगतम डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो है जो उल्टा हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल का, मतलब कॉज से इफेक्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, एंड इफेक्ट से कॉज एक्सपोज, ठीक है। बेसिकली जहां पे इंफॉर्मेशन, जहां पे सिचुएशन ऑलरेडी इवेलुएट हो चुकी है, ठीक है, वो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, जहां पे आप किसी भी तरीके का रेंडमाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो इंसिडेंट है, वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, उसके कॉजेस को जान रहे हैं, उसके कारणों को जान रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक। जस्ट ओके, जी हाँ। नेक्स्ट इज फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एंड एथनोग्राफिक रिसर्च। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च वो रिसर्च है जहां पर जो ऑथर है ना, जो रिसर्चर है, बेसिकली एक्सपीरियंस लेगा इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का, वो फोकस करता है कि इवेंट को, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो रिपोर्टर्स जाते हैं ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिनोमेनोलॉजिकल, राइट। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च वो रिसर्च है जहां पे बिहेवियर, लोगों का कल्चर के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है, क्या कल्चर है, क्या बिहेवियर है, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, राइट। एथनोग्राफिक रिसर्च, दोनों ही आपकी इंडक्टिव रिसर्च कहलाई जाएंगी, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाई जाएंगी। एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च वही जो इमीडिएट सोल्यूशन को फाइंड आउट करे, इमीडिएट सोल्यूशन को डिफाइन करे, वो हो जाता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी आपका, ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिसर्च भी आपका इंडक्टिव होगा या डिडक्टिव होगा, पहले तो ये सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट सोल्यूशन को सॉल्व किया जा रहा है, इमीडिएट सोल्यूशन को सॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव हो जाएगा, राइट, राइट। अप्लाइड रिसर्च है, तो अप्लाइड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जहाँ पे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च के यूसेज को यूज किया जाए, ठीक है, उसको उसको बेसिकली यूज किया जाए दोबारा से, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड, अनुप्रयोग, प्रयोग। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है क्वालिटेटिव, आप सभी को पता है हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में पहले से हो चुका है, ऐतिहासिक शोध जिसकी गुणवत्तामन तकनीक है, ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड रहेगा,
जो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा, जो इवेंट्स को एक्सप्लेन करेगा, जो प्रेजेंट इवेंट्स के इफेक्ट को जानेगा, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। जी हाँ। ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट का तो मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं तब तक आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे से फोकसली समझिए टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है। ये पूरे 1 घंटे की क्लास जाएगी जिसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को फॉर मोर पीडीएफ। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परिकल्पना पे। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या है? एक प्लूरल हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? परिकल्पना करना। ठीक है। और हाइपोथेसिस क्या है? एक तरीके से प्रिसाइज है, स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। जो हम आउटकम को ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च, सॉरी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस वो है जहां पे आप क्या करते हो, आप क्या डिफाइन कर सकते हो भाई, कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये जरूरी है श्योरिटी हो। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि श्योरिटी ही हो, राइट। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके ही चलना होता है आप सभी को। जी हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो हाइपोथेसिस में आप सभी को पता चल गया कि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन किया जाता है, राइट। प्रिडिक्शन किया जाता है हाइपोथेसिस में। प्रिडिक्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई प्रिडिक्शन हो, एंड साथ ही साथ आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब हम इवेलुएट करें ना कोई भी चीज को, तो उसके लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ भी चीज। ठीक है। प्रिडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी चीज को हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है। क्या हो जाता है जी? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस प्रिसाइज होता है जहां पर टेस्टेबल स्टेटमेंट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। जरूरी नहीं है, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है जो आपने प्रिडिक्ट किया वो सही होगा। ठीक है। हाइपो होता है मतलब टेंटेटिव, जहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप टेंटेटिव सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। थीसिस मतलब स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। ठीक है। परिकल्पना वो हो जाता है। गुड हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट इज नेवर फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मुलेशन नहीं होता है किसका? गुड हाइपोथेसिस का। ठीक है। इट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेड वेदर इट इज गुड और रॉन्ग, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है। गुड हाइपोथेसिस हमेशा एम्पेरिकल टेस्ट होगा, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, ये चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, हर एक जगह पे अलग अलग हाइपोथेसिस होगा, ऐसे नहीं कि हर सोल्यूशन के लिए एक ही हाइपोथेसिस हम यूज करें, नहीं। ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफिक और प्रिसाइज, छोटे वे में भी होगा। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन which which the relationship is to be established. It is it is specially specified variables, variables को specify करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। इट शुड डिस्क्राइब ओनली वन इशू एट अ टाइम, तो भाई एक ही इशू पे फोकस करेगा, जो भी इशू चल रहा है, क्या है वो हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। Next, it should not conflict with any law of the nature which is known to be true. Guaranteed that available tools, techniques will be effectively used for the purpose of the verification. तो भाई वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे टेक्निक्स को यूज किया जाता है, टूल्स को यूज किया जाता है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई लड़ाई, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता। इट शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सम, इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स, सो दैट द सेम इज इजीली the same is easily understandable by all the concerned. ठीक है। तो सभी कंसर्न को फोकस करके ये डेवलप होता है। तो ये सब क्या है? ये हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है।
एडवांटेजेस आप बोल सकते हो कहीं ना, ठीक है। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे। तो बहुत तरीके की हाइपोथेसिस होती है। सबसे पहला होता है सिंपल हाइपोथेसिस, जहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जहाँ पे किसी भी तरीके का डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जहां पर डिपेंडेंसी है, जैसे स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। स्मोकिंग क्या हो गया, स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है, कैंसर आपका डिपेंडेंट हो जाता है। कैंसर को अगर मैं चेंज कर दूं तो अपने आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल खत्म हो जाएगा, यही हुआ ना। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना मैनिपुलेट किया जाता है सो दैट इफेक्ट निकल के आए डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। ये कह रहा है सिंपल हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा अधिक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के होंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो भी उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सर में भी दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, हाथ में भी दर्द हो रहा है। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला पेट में, हाथ में, पैर में, सब जगह दर्द हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि भाई उसको उनको पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लिंक्ड नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर वो बोलते हैं ना सारे टेस्ट करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कहीं ना कहीं। वही चीज होती है जटिल। एम्पेरिकल हाइपोथेसिस वो होता है जहां पर हम टेस्ट करते हैं फील्ड में, ठीक है, जहां पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जहां पर वर्किंग हाइपोथेसिस को यूज किया जा रहा है, वो होता है एम्पेरिकल टेस्टिंग, ठीक है, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब शून्य हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में, और इसको डिनोट किया जाता है HO से। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। फर्स्टली many hypotheses are selected when among them select only one। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, कि अगर ये इन दोनों में से नहीं है तो ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50%, मैंने बोला क्राइटेरिया होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने का, तो किसी की 40 भी आई होगी, किसी की 60 भी आई होगी ना। तो भाई आगे पीछे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो डिफरेंस हो सकता है ऑल्टरनेटिव में, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के इफेक्ट को डिफाइन करता है, सिंपल सी बात है, और चेंज हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मतलब टू टेल्ड हाइपोथेसिस, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल में लिया जाता है, बट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। जो डायरेक्शन है ना इफेक्ट का, वो स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, जहां पे आप डायरेक्टली रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम चलते हैं रिसर्च एथिक्स पे। इस पे चलते हैं रिसर्च एथिक्स पे, ठीक है। एक दो मिनट रुकते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दो मिनट रुक जाते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्या है ना कि बहुत ज्यादा कंटेंट है और मुझे आप सभी को क्लास को इसी दौरान कंप्लीट कराना है। सो एक दो मिनट में ज्यादा ही बोली, 2-3 सेकंड का वेट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्च एथिक्स क्या है। रिसर्च एथिक्स बेसिकली वो एथिक्स है, वो दिशा निर्देशक है जो समूह हमें नैतिकता को डिफाइन करेगा। देखो एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। नैतिकता हमेशा क्या होता है, उसी दौरान हो सकती है, वो कंडक्ट किया जाता है रिसर्च के दौरान, जहां पर रिसर्चर सही तरीके से गाइडेंस के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रिसर्च को करना चाहिए। शोधकर्ताओं के लिए एक तरीके से कुछ पॉइंट्स या कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान जो सिर्फ और सिर्फ उसी नैतिकता में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, सच्चाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी रिसर्च किया जा रहा है, जब भी रिस्पोंडेंट्स के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, बेनिफिशियरीज के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, तो भाई वहां पे आपके ऑनेस्टी में हो जाएगा। ऑनेस्टी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइंडिंग्स वगैरह जो हो
वो ऑनेस्ट हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई हेर फेर ना हो। ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी एंड सॉरी सिंसियरिटी। ठीक है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, जब हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है और इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, वो जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे सबॉर्डिन अपने जो भी मैं बोलूंगी रिसर्च के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन फिलअप करवाया, ठीक है, तो अब उसमें जो कंसेंट होना चाहिए, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, जो भी वो बोलना चाह रहे हैं या जो भी वो लिखना चाह रहे हैं, उसमें कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दोनों के बीच में होगा, रिस्पॉन्डेंट्स और रिसर्चर दोनों। रेस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और द रिस्पोंडेंट, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, फुल ऑटोनॉमी है, फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन होना चाहिए सभी पर्सन्स का, सभी एनिमल्स का, सभी प्लांट्स का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस मतलब मैक्सिमम जब किया जाएगा बेनिफिट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जब मैक्सिमम किया मैक्सिमाइज किया जाता है जो पार्टिसिपेंट्स का बेनिफिट्स है, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियंस। ठीक है। नॉन बेनिफिशियंस, जहां पर किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होता है ह्यूमंस को। ठीक है, कहीं भी हार्म नहीं होता ह्यूमंस को। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, और जो भी अपटेक होता है, रिसर्च होता है, नॉलेज होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। प्रोटेक्टिंग एनोटिमिटी, एनोटिमिटी का मतलब होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को ना रिवील ना किया जाए, ठीक है, जब तक कि रिस्पॉन्डेंट ना बोले, जब तक कि पार्टिसिपेंट ना बोले, तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो वो सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च के दौरान। ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का बॉयज एंड गर्ल्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी कलर, कॉम्प्लेक्शन, कास्ट, किसी भी वे में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओपननेस, हर एक स्टूडेंट ओपन होता है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं और जो भी रिसोर्सेज, जो भी डेटा ले रहे हैं, वो सबके लिए ओपन रहेंगे। केयरफुलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी होती हैं उनको सही तरीके से क्रिएट किया जाए, उनको सही तरीके से केयरफुलनेस के साथ इवेलुएट किया जाए। ठीक है। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस मतलब जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप फेयर जस्टिस दे रहे हो कि भाई सब इक्वल है, एंड जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका अभी हो। ठीक है, जस्टिस बेस्ड होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी ये एपीए फॉर्मेट वगैरह पढ़ना है, ये सैम्पलिंग पढ़ना है। हम्म। जितना मैं आप सभी को करा रही हूँ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द क्राइटेरियन फॉर अ गुड रिसर्च प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा क्राइटेरियन नहीं है गुड रिसर्च प्रोजेक्ट का? डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अदर प्रोजेक्ट। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द नॉलेज। डेवलप द स्किल ऑफ द रिसर्चर, तो इनमें से कौन सा अच्छा शोध प्रपोजल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है? शोधकर्ता की क्षमताओं को प्रदर्शन करना, अन्य परियोजनाओं को पूरा करने पर निर्भर करना, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का एकाकरण, ठीक है, एकीकरण, प्रदर्शन करना, और शोधकर्ता में कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्शन नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लेक्शन कह रही हूँ, जहाँ पे जो कंप्लीशन नहीं है, जो बेसिकली उस पर निर्भर हो। ठीक है, उस पर निर्भर नहीं, तो ये कह रहे हैं। यहाँ पे पूछा स्पेसिफिक से, स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ द प्रीमाइसेस, स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम द सेट ऑफ द प्रीमाइसेस। तो भाई अब डीजीपी बोला था ना मैंने, डीजीपी। ठीक है। बेस जनरल टू, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, दैट मीन्स डिडक्टिव हो जाएगा आपका, निगमांतमक हो जाएगा। ठीक है। कौन सा इसमें से बॉटम अप्रोच है? तो आपका एक्सप्लोरेटरी हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं और किसी की बात करती हूँ, अन्वेषणात्मक परिधन पद्धति। ठीक है, तो मेथड वो है एक तरीके से, वो फिर इवेल्युएट किया जाता है बॉटम अप्रोच के दौरान। ठीक है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर प्रायर टू द
formulating research questions allow the researcher to provide an up-to-date understanding of the subject, its significance, its culture, its structure, guide with the development of the research questions, present the needs of the research methods, technologies used in the previous studies in all of our. तो यहाँ पे सारे ही आ जाएंगे, विषय से रिलेटेड, महत्वपूर्ण से रिलेटेड, संचन से रिलेटेड, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे इसी में पता चल जाता है जब आप रिसर्च लिटरेचर करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, ठीक है, रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करते हो। अब हम आ जाते हैं एपीए फॉर्मेट्स में। एपीए फॉर्मेट क्या होता है, एपीए और एमएलए फॉर्मेट क्या क्या होता है, और शिकागो फॉर्मेट क्या होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। एपीए फॉर्मेट क्या होता है, एपीए इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम साइटेशन लिखते हैं, तो उसमें ना फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं। तो ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज किया जाएगा, जो कि सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स होंगे, जो साइकोलॉजी वाले होंगे, मनोवैज्ञानिक, एंथ्रोपोजेनिक, मानव विज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, एज वेल एज एजुकेशन एंड अदर थिंग। तो यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड हो गया या उनके क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी होगा, वो आपका एपीए फॉर्मेट में आ जाएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ऑथर एडिटर नेम, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथर का नेम, ठीक है। ऑथर का नेम, बेसिकली ऑथर का नेम नहीं, पहले कास्ट लिखी जाती है, उसके बाद नेम लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कास्ट लिखी जाएगी, फिर नेम, नेम भी उसमें पहला फर्स्ट लेटर, उसके बाद यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। फिर टाइटल जो रहेगा वो इटैलिक में रहेगा, ठीक है। एडिशन है तो एडिशन आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस क्या है, प्लेस जैसे यहाँ पे लिखा है ना, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, चार्लो वेट चार्लोस वेटी वेली, ठीक है, चार्लोस वेली, जो कि वर्जीनिया में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ वर्जीनिया, ठीक है, वर्जीनिया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर टू ऑथर है तो भाई सेम रहेगा, पहले कास्ट, फिर कॉमा, फिर नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है। एमएलए फॉर्मेट जो रहता है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, लिटरेचर से रिलेटेड होगा, तो जहाँ पे भी लिटरेचर, लैंग्वेज, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, सब आपका एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ह्यूमैनिटीज बेसिकली। इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले कास्ट, फिर कॉमा लगा के पूरा नेम, ठीक है, यहाँ पे दो नेम है। उसके बाद टाइटल आ जाएगा, टाइटल इटैलिक में रहेगा, उसके बाद एडिशन रहेगा, फिर आपका पब्लिशर रहेगा, एंड देन नेम ऑफ द पब्लिकेशन, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, क्या रहेगा, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका एमएलए, ठीक। शिकागो साइटेशन जो स्टाइल स्टाइल है वो कौन सी है, वो क्रिएट की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द साइटिंग सोर्सेज इन द हिस्ट्री एंड ओकेजनली इन द ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड सोशल शिकागो, ठीक है। शिकागो फॉर्मेट है ना, तो ये बेसिकली हिस्ट्री एंड साइंसेज के लिए होती है, आगे ह्यूमैनिटीज के लिए होती है, सोशल साइंसेज के लिए होती है, ये सब क्या है, ये सब आपकी शिकागो फॉर्मेट है। फाइन आर्ट्स हो गए, बिजनेस हो गया, साइंस हो गया, बाकी का यहाँ पे सारा आ जाएगा शिकागो में। शिकागो में अगेन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, ऑथर का लास्ट नेम, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल, फिर सब टाइटल, फिर एडिशन, नेम ऑफ, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड पब्लिशर का नेम, ठीक है। प्रकाशन का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रकाशन का नाम और प्रकाशन का स्थान और नाम, ठीक। तो ये सब रहेगा। अब हम चलते हैं सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है ना, आखिरी टॉपिक है। हाँ जी, ये आखिरी टॉपिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो। अब बात करते हैं सैम्पलिंग। अब जैसे कि मैं सैम्पलिंग की अगर बात करूँ ना, तो नमूनाकरण कहा जाता है। सैम्पलिंग क्या होता है, नमूनाकरण। इसमें ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर ना आ जाता है एसएससी, ठीक है, एसएससी मतलब एसएससी वाला होता है ना, एसएससी होता है ना पेपर, तो एसएससी, पहला एस मतलब होता है सर्टिफाइड, दूसरा एस होता है सिंपल, तीसरा एस होता है आपका सिस्टमेटिक, और चौथा सी मतलब हो जाता है, लास्ट वाला जो रहता है वो आपका प्लस होता है। तो चार यहाँ पर स्टेप्स, चार यहाँ पर टाइप्स होते हैं किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रेटिफाइड नहीं, पहले सिंपल रैंडम से मिलते हैं। यहाँ पे नहीं सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम का नहीं लिखा, बट पहले सिंपल रैंडम पढ़ लो।
सिंपल रैंडम कुछ नहीं है भाई, रैंडमली लॉटरी टिकट जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 की चिट होती है ना वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 के नेम लिखे होंगे उस चिट के अंदर। अब किसी का भी नंबर आ जाएगा, तो वो क्या होता है, सिंपल रैंडम टेक्निक या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब हम उठाते हैं चिट, किसी की भी संभावना है जीतने की, किसी की भी चिट आ सकती है, एक आ रही है उन सब में से, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सर्टिफाइड सैम्पलिंग जो स्त्रीकृत नमूनाकरण है, वो क्या होता है जहां पे स्ट्रैटास बना दिए जाते हैं, ठीक है, जहां पे स्ट्रैटास बना दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए सेम कलर के, दिखे ना, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर एंड ग्रीन कलर। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे सेम नंबर ऑफ पीपल के जैसे, सेम कलर ऑफ पीपल के जैसे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैम्पलिंग देख रही हूँ, ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ भाई दिल्ली वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जो हाँ, जो यहाँ पे हैं, जिनको, जो दिल्ली से हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं, यूपी वाले अलग हो जाएंगे, यूपी वालों को मैंने अलग कर दिया। फिर मैंने बोला कि राजस्थान वाले अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने बोला सिक्किम वाले अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने बोला पंजाब वाले अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ना मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया किसी भी उसमें। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं लोकेशन बेसिस पे बोल रही हूँ, स्टेट बेसिस पे बोल रही हूँ। हो सकता है कोई बोले रीजन के बेसिस पे, कोई बोले कास्ट के बेसिस पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात है, स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है स्ट्राटास बनाना, ग्रुप्स बनाने, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने, और उसको फिर लोगों को या उस सैंपल साइज को, उस नमूनाकरण को उस ग्रुप के अंदर डालना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर होता है झुंड, ठीक है, क्लस्टर होगा झुंड, जहां पे अलग अलग लोग नहीं होंगे, जहां पे अलग अलग लोग होंगे, सिंपल, ठीक है, एज में अलग होंगे, जेंडर में अलग होंगे, ज्योग्राफिकल अलग होंगे, सब अलग अलग है, जिसको मल्टी स्टेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मल्टी स्टेट सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग जहां पर आपको झुंड में लोग दिखेंगे, अलग अलग वेराइटीज ऑफ पीपल दिखेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में हमेशा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा फोकस बना के चलिएगा। अब आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, व्यवस्थित नमूनाकरण, वो नमूनाकरण जहां पे क्या होता है सिस्टमैटिकली चीजें चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल 2005 में मैंने सैम्पलिंग किया, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वाला जो सैम्पलिंग ईयर होगा ना, वो होगा 2010, 5 साल का गैप हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं, सेम लेवल पे चलेंगे, सिस्टमैटिकली चलना चाहिए, तो 2015 में मुझे करना है। उसके बाद फिर 2020 में मुझे करना है। उसके बाद फिर मुझे 2025 में देखना है। तो ये गैप कितने साल का है, 5 5 साल का है ना, रेगुलर इंटरवल है, सेम गैप है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहां पे सैंपल साइज सेम रहता है, सिस्टमैटिकली आप इवेलुएट करते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सिस्टमैटिक। यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो आपका फाइनाइट, फाइनाइट मतलब, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखो, एक इनफाइनाइट होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो नंबर है उसका कोई अंत नहीं है, करोड़ों हजारों लाखों कितने कितने बिलियन मिलियन सब, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। और एक होता है आपका फाइनाइट, फाइनाइट मतलब उसका कोई अंत है सिस्टमैटिक में। तो भाई इनफाइनाइट होगा ना, किसी भी तरीके का कोई भी, किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, या कुछ भी सिस्टमैटिकली चीजें नहीं चल रही, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जैसे कि आप सभी को पता है जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम और कन्वीनियंस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोला है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो यहाँ पर सिंपल रैंडम होना चाहिए ना। एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज आप लोग, इसके थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला नहीं है, कन्वीनियंस थोड़ी ना है, कन्वीनियंस तो नॉन प्रोबेबिलिटी है ना। Which of the following benefits of using simple random sampling? इनमें से simple random sampling कौन सा है? Their results are the results are always representative. ठीक है. Interviewers can choose respondents freely. Interviewers respondents को freely choose कर लेते हैं. Informants can refuse to participate. Informants can refuse to participate. या फिर वो accuracy को calculate करते हैं results के basis पे. ठीक ठीक है ना. ठीक. तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा.
हम्म तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च, है ना। हम परिणामों परिणामों की सटीकता की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि जब आप बेनिफिट्स को डिफाइन कर रहे हो, एक्यूरेसी यही तो है बेनिफिट, रिफ्यूज करने के लिए तो नहीं है, फ्री यहाँ पर कोई भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं है, राइट। तो यहाँ पे परिणामों की सटीकता को की गणना हम करते हैं। increase the sample size has the following effect upon the sampling error। जब हम इंक्रीज करते सैंपल साइज को तो अपने आप क्या होता है, वाइस वर्सा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एरर, ठीक है। भाई साइज बड़ा होगा तो डिक्रीज एरर होगा, साइज छोटा होगा तो इंक्रीज एरर होगा, उल्टा हो जाता है ना। जब नमूना का जो आकार है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो नमूना की जो पुष्टि है वो कम हो जाती है, ठीक है। Fourth question, which of the following is not a type of a non-probability sampling? इनमें से non-probability sampling का टाइप कौन सा नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो probability बोल रहा है ना indirectly, ठीक है, indirectly probability बोल रहा है, तो quota sampling आपका non-probability हो जाता है, convenience भी आपका non-probability हो जाता है, snowball भी आपका non-probability हो जाता है, तो बचा क्या, stratified ही बचा, SSSC, simple, stratified, systematic and cluster, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, गैर संभावकता नमूनाकरण में, ठीक है। गैर संभावकता नमूनाकरण में वो ये है सैम्पलिंग जहां पर सैंपल साइज रेंडमाइजेशन से नहीं होगा, जहां पे पूरी तरीके से चांसेस को इंक्लूड किया जाएगा, रेंडम बेसिस पे नहीं होगा, सिस्टमैटिकली होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, लॉजिक होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी वो सैम्पलिंग होता है। गैर संभावकता नमूनाकरण जहां पे लॉजिक्स के बेसिस पे होगा। अब पहला जो है कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग सुविधा नमूना कर, जहां पर रिसर्चर क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चेक करना है कि भाई ओवरऑल ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं इंडिया में जो प्रिपेयर करें यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो मैं हर स्टेट में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली का ना सैंपल ले लिया, अपने आसपास का एरिया जो है दिल्ली में जहाँ पे रहती हूँ वहां का मैंने सैंपल साइज ले लिया, ठीक है। अब दिल्ली में मैंने ये चेक किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसी सैंपल साइज को मैंने लागू कर दिया ऑल ओवर इंडिया में। वो क्या हो गया, कन्वीनियंस। मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, मैंने लोगों से सर्वे किया, मैंने क्वेश्चन फिलअप करवाए लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि काफी सारे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो 15-20 हजार स्टूडेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला भाई काफी स्टूडेंट्स है जो बेसिकली कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस को देख के मैंने देख लिया, राइट। तो वो क्या हो जाता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सॉरी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहेगा, जिसमें रिसर्चर क्या करते हैं, कोटा डाल देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भैया 50% क्राइटेरिया, 50% जो रहेगा वो आपका रिजर्वेशन रहेगा, 50% अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व एंड अनरिजर्व के लिए 50-50 का क्राइटेरिया दे दिया, परसेंटेज वहां पे डाल दिया, कोटा जरूर डाल दिया, नंबर डाल बेसिकली, ठीक है। तो कोटा प्रोवाइड हो गया ना वहां पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग, कोटा नमूनाकरण। परपोजिव सैम्पलिंग क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। परपोजिव मतलब पर्पस क्या है, जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है उसको, पर्पस क्या है, ठीक है। रिसर्चर क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने एक्सपर्टीज को टू सेलेक्ट अ सैंपल साइज दैट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो भाई रिसर्च को, पर्पस को इवेलुएट करते हैं रिसर्चर, उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, राइट। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, जो रिसर्चर इन्वॉल्व करता है, जो रिसर्चर डेवलप करता है एक्सपर्टीज को, ठीक है, और सिलेक्ट करते हैं सैंपल साइज को विद द पर्पस ऑफ द रिसर्च। पर्पोजिव, भाई पर्पस क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि अब मैं इंडियन आइडल की जज बन जाऊँ, तो पॉसिबल है नहीं, मुझे नॉलेज ही नहीं है ना, मैं जजमेंट क्या दूंगी, मैं क्या, मेरा पर्पस क्लियर ही नहीं होगा सैंपल साइज में, ठीक है। तो नमूनाकरण वो होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसको नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी कहते हैं, जहाँ पे एक के साथ एक कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बंजी जंपिंग करने जाते हो, या फिर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, राफ्टिंग करने गए, तो राफ्टिंग आप सभी को पता है ऋषिकेश में बहुत अच्छी होती है। पहले आप गए ऋषिकेश में आप मार्केट साइड में गए, तो वहां पर आपको थोड़ा लगा कि महंगा है, ठीक है। बंजी जंप जो राफ्टिंग का जो रेट है वो आपका 2000 आपने सुना, ठीक है, बट आपने ऑलरेडी गूगल किया हुआ था कि आपको 1500 हजार में हो जाएगा, राइट।
तो अब आप गए वहां पे, तो आपने मार्केट एरिया में देखा, तो आपने बोला नहीं नहीं आगे चलते हैं, आगे शिवपुरी के साइड चलते हैं, क्योंकि शिवपुरी में बहुत फेमस है, और थोड़ा सा हमें ठीक भी रहेगा, क्योंकि शिवपुरी का हमने ऑलरेडी वहां पे देखा हुआ था। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सभी को, राइट। अब राफ्टिंग एंड बंजी जंपिंग में मत चले जाना, राइट। तो उसके हिसाब से फिर क्या होता है, फिर हमेशा इवेलुएट किया जाता है, तो उसके बाद आप मार्केट साइज से थोड़ा सा हटके गए, आपको रेट का फर्क दिखेगा। ठीक है, आपको रेट का फर्क दिखेगा। ठीक है, फिर आप गए वहां पे, आपने पूछा कि भैया आगे और है क्या राफ्टिंग वाला, तो आपने वहां पे आगे और देखा, तो आप क्या करो, आप नेटवर्क बना रहे हो, पहले आप एक भैया के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, फिर चौथे पे आपने सेलेक्ट किया कि हाँ भाई ये मेरे प्राइस के अकॉर्डिंगली सही है और मुझे उस पे जाना है। तो आपने क्या किया, नेटवर्क बना दिया, डिफरेंट 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 पार्टिसिपेंट्स या डिफरेंट लोगों से मिलकर आपने एक नेटवर्क बना लिया, फिर जाके आपने एक सैंपल साइज को लिया। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक, क्लियर, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, रटने रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, संभाव्यता नमूनाकरण का प्रकार नहीं है, कोटा, सुविधा, स्नोबॉल या स्ट्रेटिफाइड। तो भैया सिंपल सी बात है, ये कट करो नॉन से नॉन, तो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं ना, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगा। Every unit falling after a chosen gap of the units is known as which of the following sampling. Interval sampling को बोलते हैं systematic sampling. Simple random मतलब होता है सरल, सरल sampling. Purposive होता है जो उद्देश्यपूर्ण है, और cluster मतलब cluster, झुंड। ठीक है, तो भाई आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक यूनिट के गैप में ना सेम होगा, जैसे मैंने आपको बोला ना 2000 में हमने सैम्पलिंग किया, उसके बाद मैंने फिर इवेलुएट किया कि नहीं मैं 2005 में करूंगी, उसके बाद मैं कब करूंगी, 2015 में, सॉरी 10 में, उसके बाद मैं कब करूंगी, 2015 में, फिर उसका 20 में, मतलब मैं पांच पांच का, पांच पांच साल का ना गैप ले रही हूँ। सेम गैप जब हम लेते हैं तो उसे हम इंटरवल सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसी को सिस्टमैटिक भी कहते हैं। अलग अलग नेम भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल सैम्पलिंग को हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, division of the entire population into a different groups, or then and then selection of a sample on the basis of proportion of each group in the entire population is known as what? Stratified sampling, sequential sampling, cluster sampling या quota sampling। ठीक है, तो संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न समूह में विभाजित करना और फिर संपूर्ण जनसंख्या में प्रत्येक समूह का अनुपात के आधार पर नमूना का चयन करना, तो उसे हम क्या कहलाते हैं, सर्टिफाइड सैम्पलिंग। क्योंकि आप स्ट्रैटास बना रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटास बना रहे हो, उसको हम क्या कह देते हैं, वो हो जाता है आपका सर्टिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल क्या होता है, अनुक्रमिक, अनुक्रमिक नमूनाकरण। क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड कोटा इज कोटा। समझ में आया? तो स्त्रीकृत, स्त्रीकृत नमूनाकरण हो जाता है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग हो जाता है जब हम डिवाइड करते हैं इंटायर पॉपुलेशन को इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों में बांट दिया, विभिन्न समूह। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए मैंने सब कुछ आपको एक ही सेशन में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मैंने आप सभी को बताया, एथिक्स अच्छे से पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस अच्छे से पढ़ लेना, एपीएमएलए फॉर्मेट्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्टेप्स, सॉरी स्टेप्स को पढ़ लेना, हाँ, और साथ ही साथ टाइप्स को भी पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव डिडक्टिव को भी पढ़ लेना, इवन सब कुछ इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैं आप सभी को बता रही थी कि आप ऐप के थ्रू भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, यशोन अध्ययन में आप एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम PK93 रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, और अप टू और 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप जाएंगे गूगल पे, ठीक है, हाँ जी, आप गए यहाँ पे आपने नया पेज ओपन किया, ठीक है, एचएन अध्ययन डालेंगे, एचएन अध्ययन की ऐप, अपने ऐप नहीं सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट अपने आप खुल जाएगी, ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेन मेन्यू में दिख रहा होगा होम यूजीसी,
तो देखिए 90% ऑफ भी चल रहा है। यूजीसी पे जाएंगे तो आपको सारे यूजीसी के जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य प्लस पेपर वन का 2025 के लिए, राइट। आप इसको बाय कर सकते हैं जो कि 399 का है। तो आप देख रहे हैं ना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, राइट। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जो चीजों को आपको आप इन सारे कोर्सेज को ले सकते हो, हिंदी साहित्य के लिए है, राइट। परिणाम बैच चल रहा है साहित्य, हिंदी साहित्य और पेपर वन का। तो इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान से आप देख सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इसके क्या क्या फीचर्स है, जैसे अभी जो 4 मंथ का हमारा कोर्स चल रहा है 2015 के लिए, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, राइट। इसके बाद अगर आपको कोई और कोर्स बाय करना है तो आप यहाँ से ना पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर एंड और ईमेल एड्रेस अगर आप डाल सकते हो तो वो डालना है, राइट। पहले से लॉग इन कर लेना है या तो साइन अप कर लेना। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हो। और रेफरल कोड आप PK93 यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं जी? यहाँ पे रेफरल कोड आप PK93 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिल जाए। वैसे ही अगर आप यूजीसी नेट का और भी कोर्सेज लेना चाहें तो यहाँ पे आपको सभी के सभी अवेलेबल हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप या तो वेबसाइट के थ्रू जाके ले सकते हैं, नोट्स भी हैं, देख लीजिए, पेपर वन के टेस्ट सीरीज है। ठीक है, संपूर्ण पेपर वन के नोट्स भी हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट। हिंदी साहित्य के भी आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप लेना चाहें आप अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको बैच चाहिए होगा वो आप ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सभी को मिल रहा है, और क्वालिटी A1 मिल रही है। क्वालिटी पे देख लो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, क्वालिटी पे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। एंड आप सभी को मैं बता देती हूँ, PDF आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम को में ऐड होना ना भूलें। टेलीग्राम को ना जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन, सो दैट आपको किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पूछने हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, कुछ मैंने आपके साथ में टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो एक तरीके से एक मैराथन सेशन हमारा ओवर होता है। तो हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सेकंड वन इज रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले यूनिट में, दैट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 कॉम्प्रिहेंशन की हम प्रैक्टिस करेंगे इस दौरान, एंड अपना वो भी हम कंप्लीटली कर लेंगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।